Welcome students, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue our second unit, Structure of an Atom from 11th class, and our topic is the drawbacks of Rutherford's model. In the last video we discussed about the Rutherford scattering experiment and the observations of that scattering experiment. On the basis of that observation we conclude the model of an atom, जिसका नाम क्या रखा हमने, Rutherford's model of an atom. लेकिन उस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी. जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने कंपेयर किया था रदरफोर्ड ने कि जो आपके पास मॉडल है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया, विद द सोलर सिस्टम. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या था, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था, इट इज़ जस्ट लाइक द सन, एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक द प्लैनेट्स. यानी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. बट वी नो these are the microscopic particles, but sun and planets are the macroscopic particles, and there is no any comparison between these macroscopic and microscopic particles, these subatomic particles, और इन sun planets को हम compare कर ही नहीं सकते. And these are follow the laws of motions followed by the Newtons. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को ये फॉलो कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल. तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही बनती है कि इट कंपेयर द मॉडल विद द सोलर सिस्टम एंड देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. सो दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन. और अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करते हैं तो वो किस पर बेस्ड है, मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है तो टाइमली क्या करती है, वो अपनी एनर्जी को लॉस करती है. और कंडीशन क्या है कि जो ये दोनों चार्ज्ड बॉडी एक दूसरे के नियरेस्ट अप्रोच पर हैं, मींस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो किसके अंडर हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी क्या है हमारे पास कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, अपनी एनर्जी को लॉस. तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड भी क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो अल्टीमेटली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे पास न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी थी, देयर आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लॉस करेगा और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा व्हेन अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस. और इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि एटम शुड कोलैप्स. और कैलकुलेशन हमें क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पायरली न्यूक्लियस के अंदर फॉल होने में, मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्पायरली घूमता घूमता न्यूक्लियस के अंदर मर्ज करने में, कोलैप्स करने में कितना टाइम लेगा, ओनली 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स. इट मीन्स जो रदरफोर्ड है मॉडल ऑफ एटम है दैट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. तो ये हमारे पास सेकेंड लिमिटेशंस बनेगी रदरफोर्ड की. इस लिमिटेशन को, यानी कि जो आपके पास सेकेंड लिमिटेशन है, इसके बेसिस पर हम और भी क्या कह सकते हैं कि दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस और उनकी एनर्जीज के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया. और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की इन लिमिटेशंस की वजह से ही साइंटिस्ट सर्च फॉर द बेटर मॉडल ऑफ एन एटम. और ऐसे करते करते बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, जैसे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया बीच में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आया, और उसके बाद नील्स बोहर साइंटिस्ट ने अपना मॉडल ऑफ एन एटम दिया और जिसका नाम क्या रखा, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट्स की दैट लेड्स टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. बोहर्स मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने में दो कंसेप्ट ने बहुत मेजर रोल प्ले किया. और फर्स्ट उनमें से हमारे पास क्या था, ड्यूल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और सेकंड हमारे पास था डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम. फर्स्ट जो हमने लिखा यहाँ पर ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल का मतलब क्या होता है, दोहरा, मींस उसके पास डबल नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा. किसके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस के पास। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेकंड वन हमारे पास क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये दोनों कंसेप्ट ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। फर्स्टली अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब हम अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन उससे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, नेचर ऑफ लाइट एंड EMR मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन था, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लाइट है वो किस चीज़ से बनी हुई है, पार्टिकल से। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, कॉर्पसल्स ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द लाइट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज कॉर्पसल्स ऑफ लाइट। अब जो ये लाइट का पार्टिकल बिहेवियर है, हम वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फैक्ट से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, रिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जो हमारे पास लाइट का ये पार्टिकल नेचर है उसके बेसिस पर हम कुछ फिनोमिनाज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे फिनोमिना है हमारे पास इंटरफेरेंस का, diffraction phenomena हैं। These phenomena are not explained if we considered only the particle nature of the light। अगर अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, एक डिस्टरबेंस होना। किस फॉर्म में, अगर हम किसी वेव को देखते हैं तो वेव किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। मीन्स वो क्या करती है, अपने पाथ में या मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस करती है अपवर्ड और मैक्सिमम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डिस्टरबेंस है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। अब जो ये इंटरफेरेंस है वो दो फॉर्म में आ सकती है। जैसे एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है और एक डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दो को कंसीडर किया, वन इज लाइक दिस, सेकेंड वन इज लाइक दिस। अगर अब इन दोनों को मैं जोड़ के इनके एम्पलीट्यूड को एक नई कंस्ट्रक्ट करूँ यहाँ पर वेव्स को, तो वो कैसे है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। हम इनको डिनोट कर लेते हैं इस तरह से पॉजिटिव साइन से। तो जैसे मैथ्स का भी रूल होता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। तो ये क्या है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ है। तो आपके पास जो रिजल्टिंग वेव या रेडिएशंस आएंगी वो इस तरह से आ जाएंगे। मीन्स जो उनका एम्पलीट्यूड होगा वो थोड़ा सा कैसा मिलेगा आपको, बड़ा हुआ। तो जब इस तरह से इंक्रीज फॉर्म में मिलता है तो दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि अगर हमने इस वेव को, एक को इस तरह से रेडिएशन को कंसीडर किया, दूसरे को हमने इसे अपोजिट में लिया, मीन्स क्रस्ट पर ट्रफ, ट्रफ पर क्रस्ट। और रिजल्टेंट की अगर हम बात करें इनके बाद, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, जिसमें आपके पास एम्पलीट्यूड स्लाइटली कैसा होगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में। जैसे मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। ऐसा क्यों, अगर आप देखते हो ये क्रस्ट थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर जो ट्रफ है वो छोटा सा है, फिर ये आपके पास थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है। और इस तरह से हमने कंपेयर करके जब रिजल्टेंट को बनाया तो रिजल्टेंट जो वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कैसा आएगा, डिक्रीज। तो इस तरह का जब इंटरफेरेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव। तो अगर हम यहाँ पर इंटरफेरेंस वाले फिनोमिना को देखते हैं तो हमने किसको कंसीडर किया, वेव नेचर को। लेकिन न्यूटन ने तो हमें क्या कहा था, जो लाइट रेडिएशंस होती हैं उनके पास कौन सा नेचर होता है, ओनली द पार्टिकल नेचर। तो जब हमने वेव नेचर कंसीडर ही नहीं किया तो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस फिनोमिना। सेकेंडली हमने बात किसकी की थी, डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन को बच्चों आप सिंपली कैसे समझ सकते हो कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप ऐसे ही खाली बैठे होते हो तो आप एक पैबल या पत्थर को उठा के पानी के बीच में डाल देते हो। तो जब पानी को पत्थर के बीच में डालते हैं, सॉरी पत्थर को पानी के बीच में डालते हैं, तो क्या होगा कि ये हमारे पास पैबल है या पत्थर है, जैसे ही हमने उसको पानी में डाला तो इस तरह से क्या होती है, कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं। तो जब इस तरह का हमारे पास फिनोमिना देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। अगर उसमें हम ध्यान से देखते हैं तो क्या बनती है, वाटर के अंदर इस तरह से पहले छोटी वेव बनती है, फिर वो बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है मिलके, फिर ये दोनों आपस में मिलके एक और बड़ी बना देती हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन में भी क्या हुआ कि आपके पास वेव की फॉर्म में मैंने इसको शो किया। तो अगेन जो हमारे पास रेडिएशंस हम कंसीडर कर रहे हैं लाइट को, तो लाइट को हमने क्या कहा, अगेन इट हैव द वेव नेचर, बट दैट वेव नेचर डज नॉट एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स, दैट ओनली कंसीडर्ड द पार्टिकल नेचर। और इसीलिए हमारे पास किसकी बात करते हैं हम, ड्यूल नेचर की। मीन्स ड्यूल का मतलब क्या है कि लाइट के पास कैसा नेचर होता है, दोनों
पार्टिकल नेचर भी होता है और साथ ही साथ वेव नेचर भी। और इस ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट हाइजीन ने अपनी थ्योरी को प्रपोज्ड किया, और जिसका नाम क्या था, दैट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइट ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूल बिहेवियर। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। एज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंडिकेट्स, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक मीन्स वो रेडिएशंस जिनके पास क्या होता है, दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उनको हम नाम क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो स्टूडेंट ये तो हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन है किसके रिगार्डिंग नेचर ऑफ लाइट। और अब हम कंटिन्यू करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, द रेडिएशन विच आर मेड अप ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और द वेव्स। एंड द स्टूडेंट जो वेव के साथ मोशन एसोसिएट होता है वो क्या कहलाता है, वेव मोशन। तो हम क्या कह सकते हैं, द मोशन एसोसिएटेड विद द वेव। अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं किस चीज़ की, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक हम क्या कहेंगे कि दे आर मेड अप ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंडली हम क्या कहेंगे कि दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मैंने कंसीडर किया एक एक्सिस को, दैट इज वाई। सेकेंडली हमने ये इस तरह से दूसरी एक्सिस ली, और ये हमने यहाँ पर इस तरह से, हम इनको कंसीडर कर लेते हैं, एक y है और दूसरा हमारे पास क्या है, x एक्सिस। एक से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, y से हमने स्टार्ट किया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, क्लियर। और हम दूसरा किसको स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक को, वो हम इस एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये क्या है, आपके पास जो दोनों एक्सेस हैं, अगर मैं इनको फिंगर्स की हेल्प से दिखाऊं, तो ये मैंने एक एक्स एक्सेस लिया और एक ये वाई एक्सेस, या कोई भी आप अल्टरनेट कंसीडर कर सकते हो। ये एक दूसरे से क्या हैं, दीज आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे से कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गया, तो वो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एक की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है x के अलोंग और दूसरी की किधर है, y के अलोंग, तो दोनों ही एक दूसरे से कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर। एक स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान रखना, दिस इज द साइन फॉर द परपेंडिकुलर, और ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में शो किया ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो सके इलेक्ट्रिक फील्ड EF एंड मैग्नेटिक फील्ड MF। सेकेंडली अगर हम इनकी स्पीड्स की बात करें, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स में ही बात करें, तो स्पीड क्या होगी इनकी, दे आर ट्रेवल विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द लाइट। मीन्स अगर हम इन वैक्यूम में देखेंगे तो ये ट्रैवल करेंगे कितने के अकॉर्डिंग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास इनका करैक्टरिस्टिक क्या होगा कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मीन्स इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं सोलर रेडिएशंस को, तो द लाइट रिचेज टू अस फ्रॉम द सन थ्रू द एम्प्टी स्पेस, वहीं से आता है, तो उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है अपने ट्रैवल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कि दे आर मेड अप ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अदर रेडिएशंस, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो बहुत सारी रेडिएशंस किसके अंदर कम्बिनेशन में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कम्बिनेशन में। और जब हम इन सारी रेज को, यानी कि एक्स रेज, गामा, इन सभी रेडिएशंस को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास एक अरेंजमेंट आ जाती है, एक पैटर्न आ जाता है, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट हम डिटेल में अब करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर लैम्डा किस चीज़ को डिनोट करता है, वेवलेंथ को, और म्यू किस चीज़ को डिनोट करता है, फ्रिक्वेंसी को। अगर हम इस तरह से स्पेक्ट्रम को शो करें तो हमारे पास कॉम्बिनेशन इस तरह से आएगा। अब अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लें तो इस डायरेक्शन में हम लेकर चल रहे हैं, जो म्यू है वो कैसा है, डिक्रीज, और जो आपके पास वेवलेंथ है इसी डायरेक्शन में लैम्डा है, वो किस फॉर्म में रहेगा, इंक्रीज फॉर्म में। अब डिफरेंट रेडिएशंस हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट गामा रेज, फिर हमारे पास एक्स रेज, यूवी रेज, IR मीन्स इंफ्रा
रेड रेडिएशंस। और यूवी और इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच में एक नैरो रीजन आती है इस तरह से, एंड दैट इज नोन एज द विजिबल रीजन। हियर IR, फिर हमारे पास माइक्रोवेव, नेक्स्ट हमारे पास रेडियो वेव। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यूवी और IR के बीच में क्या होगा, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, इस तरह से 7 कलर के कॉम्बिनेशन की, जिसका नाम क्या होता है, विबग्योर। और जो ये विबग्योर है ये आपको क्या देगा, दैट गिव्स द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम की हमारे पास वेवलेंथ की रेंज आती है वो कितनी आती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। एंड दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये भी ध्यान देना है हमें कि मैंने कहा था इस डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो आपके पास वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कहाँ गई है, 800 इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। मीन्स वी अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। जो हमारे पास यहाँ फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग फॉर्म में है उसकी यूनिट क्या रहेगी, सेकंड इनवर्स। और जो लैम्डा हमारे पास इंक्रीजिंग फॉर्म में है उसको हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर या फिर नैनोमीटर के अंदर। कुछ बुक्स में बेटा यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर इधर कॉस्मिक रेडिएशंस को भी दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने इसको शो नहीं किया क्योंकि जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर स्टूडेंट हम विजिबल रीजन को देखते हैं तो ये एक बहुत ही नैरो रीजन है और इसमें क्या है, 7 कलर्स का ये विबग्योर वाला कॉम्बिनेशन है। अगर हम देखें तो वॉयलेट कलर की मैक्सिमम हमारे पास क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम क्या आएगी, वेवलेंथ, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो वॉयलेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में रहेगा और रेड कलर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.5 इंटू 10⁻14 Hz हर्ट्ज की फॉर्म में है। और रेड के केस में अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो 4.0 इंटू 10⁻14 Hz। लेकिन अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में जब आप जाते हो इस तरफ तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। तो आपके पास वॉयलेट मिनिमम वेवलेंथ का होगा और रेड की जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम। और अगर हम इनको नैनोमीटर में एग्जैक्टली शो करें तो नियर अबाउट 380 नैनोमीटर वॉयलेट में मिलता है और रेड कलर की जब हम देखते हैं तो 760 नैनोमीटर मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड कलर की। इसीलिए जो हमारे पास डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, रेड लाइट से, रेड कलर से, ताकि वो दूर से ही विजुअलाइज हो क्लियरली। और अगर कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करें तो हम क्या कहेंगे कि जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स में क्या है हमारे पास, उनकी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है और हाईएस्ट वेवलेंथ है। एंड इन केस ऑफ गामा रेज अगर हम बात करते हैं तो गामा रेज में उल्टा है, they have the highest frequency and lowest wavelength and they completely together constitute the electromagnetic spectrum. Now the topic is the characteristic of the wave motion. अभी मैंने आपको बताया था कि जो wave motion है वो क्या डिफाइन करोगे, the motion associated with the wave. अब अगर हम characteristic की बात करते हैं तो all the waves are characterized in term of their wavelength, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, बाय द फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, न्यू से, दैट इज द ग्रीक वर्ड, वेलोसिटी v, एम्पलीट्यूड a एंड इवन द वेव नंबर जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, न्यू बार से। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन दैट कंप्लीटली एक्सप्लेन एनी वेव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं वेव लेंथ की तो हमारे पास ये इस तरह से हमने क्या बनाया, एक वेव को। और जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव किस चीज़ से कंसिस्ट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड ट्रफ। तो किन्हीं भी दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रफ्स, उनके मीन पोजीशन से, वो क्या कहलाता है, दैट इज सेड टू बी द वेव लेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेव मोशन का क्या है, लैम्डा, दैट इज द वेव लेंथ।
इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट या तो क्रस्ट या फिर टू एडजेसेंट ट्रफ। वेवलेंथ को हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम, दैट इज डिनोटेड बाय ए नॉट। नैनोमीटर में डिनोट कर सकते हैं, पिकोमीटर में डिनोट कर सकते हैं, माइक्रोमीटर के अंदर डिनोट कर सकते हैं, मिली माइक्रोमीटर के अंदर भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर इन सारी एसआई यूनिट को हम एक दूसरे के साथ को रिलेट करें तो हम क्या कहेंगे? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम बात करते हैं 1 माइक्रोन की तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 10⁻⁻6 मीटर के। 1 नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर को कोरिलेट करें तो 10⁻⁻12 मीटर। और अगर हम बात करें 1 मिली माइक्रोमीटर की तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 10⁻⁹ मीटर के। तो जनरली हम इसको एक्सप्रेस तो किस में लेकर चलते हैं? यूनिट एंगस्ट्रॉम के अंदर, लेकिन हम इनको इन टर्म्स के अंदर भी कोरिलेट कर सकते हैं एसआई यूनिट्स को, मीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाता है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ वेव्स विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में एक गिवन पॉइंट से कितनी वेव्स पास होती हैं, वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो हमने डिनोट किससे किया है? ग्रीक वर्ड जिसका नाम हमने क्या रखा है? न्यू। अब हमें क्या पता कि वो साइकिल किस टाइम कंप्लीट होगी? मीन्स अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी? साइकिल पर सेकेंड। या सिंपली हम इसको डिनोट कर सकते हैं सेकेंड इनवर्स से, या फिर किससे डिनोट करते हैं? एच जेड मीन्स हर्ट्ज से, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज। और जो आपके पास 1 हर्ट्ज होगा वो कितने के इक्वल आएगा? दैट इज 1 साइकिल पर सेकेंड। अब जैसे मैंने अभी कहा कि एक साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? 1 साइकिल इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन 1 वेव कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। मीन्स एक वेव को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक क्रस्ट और एक ट्रफ। तो जब एक क्रस्ट और ट्रफ पास थ्रू द पॉइंट होगा, एक पॉइंट में से निकलेगा, तो इसका मतलब वहाँ पर 1 साइकिल क्या हो जाएगी? कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइन किया किसको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। और ये आपके पास साइकिल पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज, ये हमारे पास क्या है? दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जनरली जब एसआई की बात करते हैं तो वो क्या है? एच जेड। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक वेव मोशन का हमारे पास क्या है? वी, दैट इज द वेलोसिटी। ज़्यादा बेटर है अगर हम इसको किससे डिनोट करें? सी से, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन। अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो उसकी क्या बन जाती है? वेलोसिटी। अब इसको डिनोट तो हमने किससे किया? सी से। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, एम पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीट्यूड, दैट इज द ए। अगर इस डायग्राम में जो अपर साइड हाईएस्ट डिस्टेंस गया या फिर लोएस्ट साइड हाईएस्ट डिस्टेंस गया, इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया? दैट इज डिनोटेड बाय ए। मीन्स दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम क्या डिनोट करेंगे? इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट, या फिर हम क्या कह सकते हैं? डेप्थ ऑफ द ट्रफ of a wave is known as the amplitude. Yeah, it is the maximum distance in the upward or in the downward direction of a wave is said to be the amplitude. Amplitude generally हमें क्या बताता है? It helps to determine the intensity, या फिर हम बोल सकते हैं brightness of the radiations. Next one is the mu bar. This is the wave number. जो म्यू बार है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्डा, मीन्स इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, या फिर बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर या सेंटीमीटर। तो जो वेव आपके पास नंबर आएगा म्यू बार, उसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ, वेव number, and this is the frequency and this one is the velocity. First of all हमें पता है कि जो velocity है c, वो किसके इक्वल होती है? wavelength into mu means frequency के। velocity is equal to wavelength into frequency। अगर मैं यहाँ से frequency की वैल्यू निकालूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? लैम्डा ओवर c। एज वी नो
वन अपॉन लैम्डा किसके इक्वल था, वेव नंबर के, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस वन। तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन wavelength, frequency, wave number and the velocity. Thanks and have a nice day.